और उनके काम पर, उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर बात करना मेरे लिए हमेशा एक गौरव का विषय होता है, क्योंकि हमारे पूरे जो दौर है, पूरा जो युग है, पूरा जो इपॉक है, जिसको आप अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, उसमें जिस व्यक्ति ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी को, देश को, पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, उसको लोकतांत्रिक बनाने के लिए, ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है। उसमें सबसे ऊपर जिन लोगों का नाम आप रख सकते हैं, और सबसे ऊपर जो एक लिस्ट बनेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिन्होंने खास करके भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की, अच्छी दिशा में, लोकतांत्रिक दिशा में, एक इगलिटेरियन समता मूलक समाज बनाने की दिशा में जिन लोगों ने काम किया, उसमें बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनकी जयंती भी अभी आने वाली है, तो आप सब लोगों को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, सप्रेम जय भीम। मेरे लिए जो विषय आपने चुना है, वो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बाबा साहब की पत्रकारिता जो थी वो कैसी थी, वो क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते थे, उनको पत्रकारिता करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, और वो पत्रकारिता के जरिए क्या हासिल करना चाहते थे और वो क्या हासिल कर पाए। तो ये 5 जो अलग अलग विषय हैं, ये इसी को मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बाबा साहब की पत्रकारिता पर काफी बड़ा बड़ा काम हो चुका है, कम से कम मेरी जानकारी में औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में और एक रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में उस पर पीएचडी हो चुकी है। अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं प्रोफेसर शिवराज सिंह बैचैन, उन्होंने उस पर किताब लिखी है। बहुत सारी किताबें आई हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में। इंग्लिश में शायद मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मराठी और हिंदी में काफी आ चुका है, बहुत सारे लेख इस बारे में छप चुके हैं। तो बाबा साहब की पत्रकारिता को अगर आप देखें तो ये लगभग 36 साल, 36 ईयर की कुल मिलाकर जर्नी है, जब बाबा साहब पत्रकारिता कर रहे थे। बाबा साहब के व्यक्तित्व को देखने का बहुत तरीका है, बहुत तरीके से उनको देखा गया है, और बहुत सारे लोग उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि कुछ लोग उनको संविधान निर्माता के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग उनको इकोनॉमिस्ट के तौर पर देखते हैं, जो अर्थनीति बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर, जिनके बनाए हुए रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है। बहुत सारे लोग उनको जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी पहली रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति के रूप में उनको देखते हैं। कुछ लोग उनको सोशियोलॉजिस्ट के रूप में देखते हैं, कुछ एंटी कास्ट एक्टिविस्ट के रूप में देखते हैं। तो बाबा साहब के व्यक्तित्व के बहुत सारे शेड्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। समाज सुधारक के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, पहले लॉ मेकर के रूप में, जेंडर के क्वेश्चन को भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उठाने के लिए, स्त्री मुक्ति के सवाल पर काम करने के लिए बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के शेड्स हैं। और कुल मिलाकर इसके बारे में प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे कहते हैं, जेएनयू में जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, कि बाबा साहब को अगर इन सारे शेड्स को मिलाकर देखें तो एक राष्ट्र निर्माता की, नेशन मेकर की, नेशन बिल्डर की छवि कुल मिलाकर बनती है। तो इनके बहुत सारे शेड्स में से एक शेड जो है, एक छवि जो है, एक इमेज जो है, वो इमेज जो है वो बाबा साहब के पत्रकार के रूप में उन्होंने क्या किया, ये उनके पूरे पर्सनालिटी का एक पार्ट है, जिसको उन्होंने बहुत सीरियसली और बहुत गंभीरता से लिया, और 36 साल तक लगभग लगातार वो कोई ना कोई पत्र
की आवाज सुनी जाती है। बल्कि ये जो पब्लिक स्फीयर है, इसको एक क्रिटिक जो जेंडर के लोकेशन से काम करने वाली एक बहुत बड़ी स्कॉलर है नैन्सी फ्रेजर, वो कहती है कि एक पब्लिक स्फीयर से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक पब्लिक स्फीयर जो होगा, एक जो जैसे जिसको हम जैसे कहते हैं कि मान लीजिए उसको मीडिया के टर्म में देखें तो एक नेशनल मीडिया या एक मराठी मीडिया या बांग्ला मीडिया, इस तरह का जो मीडिया स्पेस है जिसके बारे में जो लोग चलाते हैं वो कहते हैं कि हाँ सबकी आवाज है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। बल्कि कुछ काउंटर पब्लिक स्फीयर, सबल्टन पब्लिक स्फीयर की भी जरूरत है। एक पब्लिक स्फीयर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पब्लिक स्फीयर्स, बड़े पब्लिक स्फीयर्स, इनकी जरूरत है, ताकि किसी एक समूह की आवाज ज्यादा न सुनी जाए और जो पब्लिक जिसको वो बोलकर बाकी चीजों को छुपा लेते हैं, तो उसको उसका वो जो प्राइवेट है उसका वो भी एक तरह से पॉलिटिकल है और उसका भी महत्व है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। नैन्सी फ्रेजर की पूरी एक लंबी चौड़ी करीब 20-25 पेज के थीसिस इसमें है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये पूरा जो बाबा साहब की पत्रकारिता है, इससे पहले कि मैं इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि ये ज्योतिबा फुले का जो आइडिया है कि सार्वजनिक तभी है, वो नेशनल तभी है जब उसमें हर किसी की हिस्सेदारी है। इसी को जर्गन हैबरमास भी कहते हैं और उसका एक क्रिटिक नैन्सी फ्रेजर भी लाती है। फिर गेल ऑम्वेट भी कहती हैं कि जो पब्लिक स्फीयर है उसमें एक पब्लिक स्फीयर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो प्रभावशाली लोगों के हाथ में होता है, तो दूसरे काउंटर पब्लिक स्फीयर्स की भी जरूरत है। तो ये जो बाबा साहब जब इंडिया लौटते हैं तब वो देखते हैं कि एक प्रेस तो मौजूद है, एक बहुत सारे अखबार उस समय निकल रहे हैं, लेकिन वो पाते हैं कि वो सारा का सारा जो प्रेस है वो उस समय के प्रभावशाली लोगों के हाथ में, जिसको कि ज्योतिबा फुले अपने राइटिंग में सेठ जी और भट्ट जी नाम देते हैं। ज्योतिबा फुले भी अपनी वो चिंता जताते हैं कि जो पूरी वहां महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी है और जो मीडिया है, जो सारे संपादक हैं वो ब्राह्मण है, इसका जिक्र वो अपने लेखन में करते हैं। तो बाबा साहब भी जब आते हैं तो वो देखते हैं कि इस तरह का प्रेस है जो कि उस समय का जो प्रभावशाली जाति समूह के नेतृत्व करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, उनकी आवाज आती है। और इसके अलावा कुछ मुस्लिम जो इंटेलिजेंसिया है वो फिर अपने बातें कहता है, जिसको आप बाबा साहब आगे जाके राणा डे गांधी और जिन्ना में क्या कहते हैं इसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। तो ये जो एक पब्लिक स्फीयर को चैलेंज करने के लिए काउंटर पब्लिक स्फीयर बनाने की जो चिंता है, यही चिंता जो है वो 31 जनवरी 1920 में बाबा साहब अपने मूक नायक, जो उनका पहला न्यूज़पेपर है, उसके जरिए वो सामने लाते हैं। तो मूक नायक जो है वो उनका पहला अखबार है और इसको लाने के लिए उस समय कोल्हापुर के जो नरेश हैं वो छत्रपति साहू जी महाराज, वो उनकी शुरुआती सीड कैपिटल जिसको बोलते हैं, शुरुआती मनी, उस समय मेरे ख्याल से वो 2500 रुपए, जो उस समय एक बड़ा अमाउंट था ठीक ठाक, वो उनको देते हैं। और उसके बाद उसके बेसिस पर बाबा साहब अपना मूक नायक अखबार शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि वो उस समय सरकारी पद भी उनके पास था, तो संपादक में वो अपना नाम उसमें नहीं डालते हैं, संपादक में नाम उनका नहीं जाता, लेकिन उसका संपादकीय और उसमें लिखना जो है वो बाबा साहब उसमें इसको करते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अखबार है, बहुत उसकी लैंग्वेज साफ सुथरी अच्छी और उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। इस तरह का एक अखबार वो लाते हैं और अपना उनके पास आइडियाज हैं, उन आइडियाज को वो रखने के लिए जो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म उनको मेन स्ट्रीम का जो उस समय, जिसको बाद में कांग्रेस प्रेस भी बोलते हैं या उसको अपर कास्ट का प्रेस भी मानते हैं, तो ये जो उस समय की तथाकथित उच्च जातियां हैं उनके हाथ में जो मीडिया का कंट्रोल था, उसको चैलेंज करने के लिए बाबा साहब मूक नायक लॉन्च करते हैं। उसमें बहुत आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े आइडियाज वो अपने लाते हैं। जैसे उसी में पहली बार मेरे ख्याल से वो आइडिया आता है कि डिसफंक्शनल मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है कास्ट, जिसमें कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने का कोई दरवाजा नहीं है, आप हर कास्ट अपने अपने बिल्डिंग में बंद है। ये आइडिया वो पहली बार वहां पर लाते हैं और इसके अलावा वो कास्ट को लगातार वहां पर चैलेंज करते हैं। और मूक नायक जो है वो एक महत्वपूर्ण अखबार है और जिसके जरिए वो अपनी बात को रखते हैं। ये 1923 तक ये अखबार चलता है और उसके बाद तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फिर वो उनको बंद करना पड़ता है। तो आप देखिए कि इस समय जो मेन स्ट्रीम का अखबार है, जो वहां पर जो
बड़े कॉरपोरेट्स के अखबार हैं, जिसको मुख्य रूप से उसमें कुछ ब्रिटिश लोगों के अखबार हैं और बाकी जो भारत के बिजनेसमैन हैं उनके अखबार हैं। इसमें क्योंकि बाबा साहब की व्यूज नहीं जा पाते हैं और उनको वो जगह नहीं देते हैं, तो इसी को वो चैलेंज करते हैं अपने लोगों तक पहुंचने के लिए। इसलिए आप देखिए मराठी लैंग्वेज है और इसके जरिए वो अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी समय लगभग देखिए कि गांधी भी अपना अपना वो अखबार चला रहे होते हैं यंग इंडिया नाम से, और अपने आइडियाज को और आगे बढ़ाने की वो कोशिश भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो गांधी के पास उस समय का मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, जो कांग्रेस प्रेस जिसको आसाम नाम देते हैं, और बाकी जो उस समय का सेठों का चलाया हुआ जो मीडिया है वो भी है। इसके अलावा फिर भी वो यंग इंडिया नाम से अपना पब्लिकेशन, अपना भी अखबार वो चलाते हैं। बाद में वो हरिजन नाम से भी अपना वो पब्लिकेशन चलाते हैं। तो गांधी और अंबेडकर दो अलग अलग धाराएं साथ साथ दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे होते हैं, आइडिया के लेवल पर और आइडियोलॉजी के लेवल पर। और बाबा साहब इसको अपनी बात रखने के लिए लगातार वो मूकनायक अखबार का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और भी तरीके वो अपनाते हैं। इसी बीच में उनकी वो बहुत सारी और राइटिंग्स भी आ रही हैं, ऐसा भी नहीं कि उस बीच में उन्होंने और लिखना बंद कर दिया है। उसके अलावा भी बाकी राइटिंग्स हैं, लेकिन एक नियम से लोगों तक पहुंचने के लिए मूकनायक का इस्तेमाल करते हैं। मूकनायक के बाद आपका 1927 में वो बहिष्कृत भारत नाम से अपना अगला पब्लिकेशन फिर से शुरू करते हैं। और वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा टिकाऊ पब्लिकेशन है। लगातार इसमें भी वो अपनी बात कहते हैं। ये वो टाइम है जिस समय की महाड़ सत्याग्रह, जब वो चौदार तालाब का सत्याग्रह होता है, ये उसी समय से इसमें इसको वो लॉन्च करते हैं। और इसमें पहली बार इनफैक्ट एक तरह से वो आर्ग्यू करते हैं कि जो दिन जातियों को अछूत कहा जा रहा है, उनकी मुक्ति जो है वो हिंदू धर्म के अंदर संभव नहीं है। और उनका कन्वर्सन का आइडिया पहली बार यहीं पर इसी अखबार के जरिए वो लाने की कोशिश करते हैं। और इवन सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया भी उनका यहाँ से आना शुरू हो जाता है। तो अपनी बात को लगातार इसके जरिए शासन तक भी, अपने विरोधियों तक भी और अपने लोगों तक भी पहुंचाते हैं। ये तीन तरह का उनका ऑडियंस है। इसी बीच में थोड़े समय के लिए वो 1928 में वो जनता नाम से भी एक पब्लिकेशन शुरू करते हैं। और उसके बाद आगे चलकर वो बल्कि समता वो शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर 1930 में उनका अगला अखबार जनता आता है। और जनता में वो एक एडिटोरियल बोर्ड बनाते हैं जिसमें कि अलग अलग जातियों और समाज के लोगों को वो लेकर आते हैं। 1956 तक ये
बना दिया जैसे कि भारत में और कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ गांधी गांधी गांधी, जिन्ना 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 गांधी। ये जो इस बाइनरी में पूरी पॉलिटिक्स को देखने और समेट देने की जो कोशिश मेन स्ट्रीम ने की थी, इसको बाबा साहब क्रिटिक करते हैं अपने उस भाषण में। और वो कहते हैं कि अगर आपके हाथ में प्रेस है तो आप महान व्यक्ति बना सकते हैं, इसकी ताकत को समझ रहे हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, इंपॉर्टेंट करूं या ना करूं, मीडिया हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिकल नजर से देखता है। अगली लाइन क्या है, वो कहते हैं कि उनकी जो क्रिटिसिज्म है इसका स्रोत उनकी जाति घृणा है, जाति की नफरत है मीडिया की, जिसकी वजह से मेरे हर काम को वो क्रिटिकल नजर से देखते हैं। तो बाबा साहब देखिए बहुत साफ साफ किस तरह से अपनी मीडिया की इंपॉर्टेंस को भी स्टैब्लिश करते हैं, ये बताते हुए कि जो मेन स्ट्रीम प्रेस है, जिसको वो कांग्रेस प्रेस कहते हैं, जो सेठ लोगों का मीडिया है उस समय का, जो आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी जो नजर है वो किस तरह से जो कास्ट के क्वेश्चन पर किस तरह से वो अपर कास्ट लोकेशन से चीजों को देखता है, क्रिटिक करता है। इसलिए बाबा साहब को लेकर हमेशा वो आलोचना के स्वर में बात करता है। इस बात को बाबा साहब ने उस अपने स्पीच में बहुत साफ तरीके से कहा है। तो ये जो आपका, या एक जगह वो ये भी कहते हैं कि प्रेस किस तरह से अब वो उसका वो किस तरह से कन्वर्ट हो गया है, एक मतलब आइडियाज को बेचने वाले एक प्लेटफॉर्म के तौर पर, इसको भी वो कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो अब अगर आप बाबा साहब की पत्रकारिता के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप उठाकर टेक्स्टपोज करके आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी लाएं तो लगभग वही स्थितियां आज भी मौजूद हैं, जिसको हम खास करके दिल्ली का मेन स्ट्रीम प्रेस कहते हैं, जो बड़े चैनल्स और बड़े अखबार हैं, उस पर अपर कास्ट का कंट्रोल जो है, जो नियंत्रण है, वो लगभग उतना ही है जितना कि 1920 या 30 या 40 या 1950 में बाबा साहब जो देख रहे थे। और उसी तरह से वो ये जो मेन स्ट्रीम आज का मीडिया है वो अपर कास्ट के लोकेशन से काम करता है। जैसे रिजर्वेशन का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको उसमें वो अपर कास्ट के इंटरेस्ट से बात करेगा। वो कहेगा कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए, वो कहेगा कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो इतने ही समय के लिए किया गया है, ये ज्यादा क्यों हो गया, और इस तरह से भारत के मेरिट का नुकसान हो रहा है, भारत का टैलेंट विदेश चला जा रहा है। इस तरह के आर्गुमेंट आपको आज भी अगर मीडिया में मिल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आज भी जो पब्लिक स्फीयर है, जिसका एक पार्ट मीडिया है, उस पर जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल जो 1920 और 30 और 40 और 50 में था, वही कंट्रोल आज भी आपका मीडिया पर बना हुआ है। तो आप जो जरूरत बाबा साहब को उस समय मूक नायक या बहिष्कृत भारत या समता जनता या प्रबुद्ध भारत के जरिए उनको करना पड़ा, वो उसकी जरूरत आज भी। और उसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, थोड़ा सा क्योंकि डिजिटल मीडिया आने की वजह से मीडिया लॉन्च करना पहले से थोड़ा सा आसान और सस्ता हो गया है कंपैरेटिवली। वरना पहले एक चैनल, आप नेशनल लेवल पर एक चैनल लॉन्च करने का खर्चा 200 से 300 करोड़ का है, तो उतना तो सब लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपना मीडिया बनाने की इस बीच में लगातार कोशिश हुई है। क्योंकि एक चीज तो ये भी आप देखिए कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, समय बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन मीडिया पर जो अपर कास्ट का कंट्रोल है वो खत्म नहीं हो रहा है। वो एक कंटिन्यूटी में आप देखिए, तो जब प्रेस था, उसके बाद रेडियो आया, फिर टीवी आया, आज डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस पर कंट्रोल लेकिन जो है वो अपर कास्ट का कायम है। और क्यों है इस पर फिर हम लोग कई बात कर सकते हैं, वो उसकी डिटेलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो लेकिन हम ये अगर आप देखिए तो इवन डिजिटल मीडिया में भी जो सबसे बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं वो कौन चला रहा है? वो जो बड़े न्यूज़पेपर चला रहे थे, जो बड़े चैनल्स चला रहे थे नेशनल लेवल पर, वही आज सबसे बड़ी वेबसाइट्स भी चला रहे हैं। और उसके शिखर पर फिर कोई अपर कास्ट का, आमतौर पर हिंदी में तो ये सच है कि कोई एक मेल, कोई एक पुरुष ही उसको चलाता है। तो ये एक आपका जो बाबा साहब के समय का मीडिया का जो चरित्र था, वो चरित्र आज भी मौजूद है। और इस वजह से आज भी जो डिजिटल मीडिया है उसमें भी कंट्रोल जो है वो हटा नहीं, कंटिन्यू कर गया। तो उस समय के जो बड़े संपादक थे वो आज बड़े इन्फ्लुएंसर हैं डिजिटल मीडिया में भी, और उन्हीं की बात ज्यादा सुनी जाती है। वो काफी बहुत वो पावरफुल हो गए हैं।
तो वो फिर महान व्यक्ति बना सकते हैं। वो किसी मूवमेंट के अंदर से कौन उसका लीडर है, किसको लीडर होना चाहिए, वो डिसाइड करके वो मूवमेंट, इवन अगर बहुजनों का भी मूवमेंट है तो उसका लीडर के तौर पर वो किसी और आदमी को बैठा दे सकते हैं। मीडिया में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि मीडिया का ये जो एंकर है ये बहुत महान है, और उसको फिर वो धीरे धीरे महान बनाते बनाते वो स्टेब्लिश कर देते हैं कि यही आदमी जो है ये दलितों के बात भी सबसे अच्छा कर सकता है। तो ये इस तरह से मीडिया जो है वो काम करता है। और इस वजह से जो बाबा साहब जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम आज भी लोग फेस कर रहे हैं। और इस वजह से आप देखेंगे तो मानवर कांसीराम या बहन जी या इवन बाकी आप आइडियोलॉजी से सहमत हो या ना हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव या इवन साउथ में करुणानिधि या मुलायम सिंह यादव, इनको लेकर मीडिया का बहुत एक क्रिटिकल व्यू आपको हमेशा मिलेगा। जैसे किसान आंदोलन को लेकर उनका बहुत क्रिटिकल व्यू है कि किसान समझते ही नहीं है, क्या वो कृषि कानून में गड़बड़ी हो बता ही नहीं रहे हैं, सरकार इतना अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो मीडिया लगातार जैसे किसान आंदोलन के खिलाफ उन्होंने कवरेज किया और बाद में किसान आंदोलन का कवरेज उन्होंने बंद ही कर दिया। अगर आप टेलीविजन आज आज का भी अगर टेलीविजन देखें तो आपको नहीं पता चलेगा कि किसानों का कोई आंदोलन चल रहा है। तो ये उन्होंने जैसे, जबकि कई मतलब लाख से ज्यादा लोग इस समय भी दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन उसका कवरेज ही उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि किसान आंदोलन पर बात हो। तो इसी तरह से जैसे वो रोहित वेमुला का उतना बड़ा आंदोलन चल रहा था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब तक रोहित वेमुला की डेथ नहीं होती है तब तक नेशनल मीडिया उसको कवरेज ही नहीं देता है। खैर लांजी का भी लगभग घटना होने के बाद 1 महीने तक नेशनल मीडिया में कोई खबर ही नहीं है, अभी भी नेशनल मीडिया में बहुत कम खबर आई है इस तरह के। तो या जैसे अभी SC/ST एक्ट हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उस आंदोलन से 1 दिन पहले तक इतनी तैयारियां हो रही थी कि किसी ने सिंगल कॉलम की भी खबर नहीं लिखी और किसी चैनल ने 1 मिनट का भी कवरेज नहीं दिखाया। जब वो आंदोलन हो गया, आपको 2 अप्रैल का भारत बंद, तब जाके पहला कवरेज होता है। तो ये जो मीडिया का चरित्र है, या कास्ट सेंसस का सवाल आता है तो मीडिया खिलाफ में ही अपने कवरेज करता है। तो ये जो आप देखिए कि लगातार मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है, बाबा साहब के समय में या ज्योतिबा फुले के समय में जो मीडिया का चरित्र था वही मीडिया का चरित्र आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो बाबा साहब ने पत्रकारिता को जहां पर छोड़ा था उस पत्रकारिता को आज भी और आगे ले जाने की जरूरत है। और जो उन्होंने पत्रकारिता से अचीव करने की कोशिश की कि डिस्कशन को, चर्चा को डेमोक्रेटिक बनाए, ज्यादा तरह के लोगों की आवाज सामने आए, ज्यादा लोगों को सुना जाए, ज्यादा विचारों को सुना जाए, ज्यादा तरह के आर्गुमेंट्स आए और उसके बीच कंटेस्टेशन
असेंबली में लगातार आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया अभी नेशन नहीं बना है, नेशन इन द मेकिंग है। तो ये इसी नेशन इन द मेकिंग का जो पेन है, जो स्ट्रगल है, जो आइडियाज और काउंटर आइडियाज है, इसको वो अपने मीडिया के जरिए, अपने प्रेस के जरिए, अपने पब्लिकेशंस के जरिए लगातार वो अपफ्रंट करते हैं और सामने लाते हैं। तो यही बाबा साहब की पत्रकारिता का एक नटसेल में, संक्षेप में है। हालांकि इसमें इसको बहुत लंबे तरीके से बात रखी जा सकती है, इसमें से हर जो पब्लिकेशन था उसकी अलग अलग क्रिटिक हो सकती है, और बाबा साहब ने और जो पत्रकारीय लेखन किया, जो उनके संपादकीय हैं, उन सब पर एक बातचीत अलग से भी हो सकती है। तो डिटेल बातचीत अगर आप आगे कभी करना चाहेंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से बात करूंगा। लेकिन मोटे तौर पर एक नटसेल में, संक्षेप में, मेरा यही एक आर्गुमेंट है कि बाबा साहब ने एक खास कालखंड में, एक खास हिस्टोरिकल इपॉक में एक पत्रकारिता जो करने की अपनी कोशिश की थी, वो क्यों की थी, और उससे वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और इससे वो क्या क्या अचीव कर पा रहे थे। ये संक्षेप में मेरा ये आर्गुमेंट है। आप अगर कोई और स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, वरना एक जो आपने जो मुझे समय दिया है उसको मैंने पार कर लिया है, तो इस समय के अंदर में मुझे यही बात कहनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल बस एक ही है, जो आप काम लगातार करते जा रहे हैं, उसी काम के संदर्भ में सोशल मीडिया को मूवमेंट के लिए जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो पोर्टल्स अभी न्यूज पोर्टल्स मूवमेंट के कुछ कार्यकर्ताओं ने खड़े किए हैं, तो उन पोर्टल्स को लेकर, उन यूट्यूब चैनल्स को लेकर एक गाइडेंस के लिए आप कुछ बात रखें। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों ने मराठी में न्यूज पोर्टल शुरू किए हैं, कुछ उत्तर भारत में हिंदी में न्यूज पोर्टल है, या वेलीवाड़ा जैसा एक पोर्टल है जो मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मूक नायक का बाबा साहब का जो प्रोजेक्ट है, ये उसके एक्सटेंशन के तौर पर, उसकी कंटिन्यूटी के तौर पर, उसकी निरंतरता के तौर पर मैं इन प्लेटफॉर्म्स को देखता हूँ। और इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है, इनका स्पेस इसलिए बन रहा है, इनको जो लाखों व्यूज मिलते हैं, बल्कि करोड़ों व्यूज मिलते हैं हर दिन, उसके पीछे वजह यही है कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो नेशनल प्रेस है, जो मतलब जो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड जो चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं, वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, और उसमें वो वॉइस नहीं आ पा रही है। इस वजह से इसकी जरूरत बनी। अभी इसमें मैं आपको अगर अमेरिका का उदाहरण दूं, तो अमेरिका में जो फ्रीडम जर्नल, पहला जो वहां पर ब्लैक लोगों का न्यूज़पेपर शुरू हुआ, और बाद में शिकागो डिफेंडर से लेकर मायामी टाइम्स तक बहुत सारे अखबार वहां लॉन्च हुए जो ब्लैक्स लोग वहां पर चलाते थे। बाद में आपको बहुत अच्छे किस्म के पब्लिकेशन, बहुत ग्लॉसी और शानदार किस्म का पब्लिकेशन एबोनी वहां पर शुरू हुआ, जो अभी भी वो पत्रिका निकलती है। शिकागो डिफेंडर अभी भी डिजिटल स्पेस में मौजूद है। तो ये इन्होंने भी जो काम किया वो वही काम है जो बाबा साहब ने या ज्योतिबा फुले ने और या पेरियार ने भी अपनी पत्रकारिता के जरिए करने की कोशिश की। और इसका प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट ये है कि क्योंकि जो मेन स्ट्रीम प्रेस है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये समाज के सारे लोगों के वॉइस बनने की उसमें कैपेसिटी नहीं है, या उसकी इच्छा नहीं है, या उनकी मंशा नहीं है, बल्कि उसको दबाने की उनकी मंशा है। तो यहाँ पर वो एक स्पेस, खाली स्पेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे अमेरिका में आपको 1960s में, मिड 60s में बहुत बड़े पैमाने पर शिकागो, डेट्रॉयट और लॉस एंजलिस वगैरह में दंगे होते हैं ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में, और ब्लैक्स को पुलिस रिप्रेशन होता है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा दंगा होता है। तो इसकी स्टडी जो है वो वहां पर, जिस समय लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्टडी कराई थी, और उस समय वो एक केर्नर कमीशन बनाया था। उसमें उन्होंने, केर्नर कमीशन ने एक रिपोर्ट में, जिसमें कि उनको दंगों की रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एक पूरा चैप्टर उन्होंने मीडिया पे दिया, और उन्होंने बोला कि जो ब्लैक लोकेलिटीज हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है, ये मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं होता है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके लोग उन बस्तियों में, उन जगहों पर जाते ही नहीं हैं, और उन समाज के लोग क्योंकि मीडिया में हैं भी नहीं,
तो उनकी चिंताएं, उनकी जो परेशानी है, उनकी जो बात है, उनकी जो आवाज है ब्लैक लोगों की, वो मीडिया में आती ही नहीं है। तो इस वजह से उनका जो गुस्सा है वो फूट जाता है, मतलब गुस्सा सामने आ जाता है, क्योंकि उनकी वॉइस नहीं आती है। तो भारत में भी अगर आप देखें तो SC/ST एक्ट के सवाल पर अगर ये डिबेट मीडिया के अंदर चलती, मीडिया में दोनों पक्ष की बात आती है, SC/ST एक्ट को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आता, दोनों तरह के एडिटोरियल होते, दोनों तरह के लेख छपते, जो SC/ST की चिंता थी SC/ST एक्ट को खत्म होने को लेकर, इस पर उनके सम्मेलन की रिपोर्टिंग होती। तो मीडिया में अगर ये चलता तो सरकार को पहले ही पता चल जाता है कि SC/ST एक्ट को लेकर भारत में SC/ST किस तरह से सोच रहा है। तो उनको भारत बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती, 12 लोग नहीं मरते। तो अगर आपको समाज की आवाज नहीं आएगी अगर मेन स्ट्रीम में, तो अब क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बनाना थोड़ा सा आसान हो गया है, तो नहीं था तब बाबा साहब इतनी मुश्किल से इतने 5-5 अखबार लॉन्च किए और चलाए, या पेरियार साहब ने अपना चलाया इतने सारे अखबार। तो आज की तारीख में क्योंकि थोड़ा आसान है, तो ये तो चलेगा, और इनका स्पेस लगातार बड़ा भी हो रहा है, ये सारे प्लेटफॉर्म बड़े हो रहे हैं। इसमें से कई लोगों ने तो 5-7-10 लोगों को वो नौकरी भी दे पा रहे हैं, उसके एड रेवेन्यू का भी मॉडल बन रहा है। तो ये मुझे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन नेशन के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, कि जो आवाजें हैं समाज के उन हिस्सों की जिसको कि मेन स्ट्रीम जगह नहीं देता है, एटलीस्ट उसकी आवाज अब सामने आने लगी है। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स और डिस्कशन की गुंजाइश पहले से बेटर हुई है। लेकिन एक चीज इसके साथ अंडरलाइन में करना चाहूंगा कि डिजिटल मीडिया पर भी जो कंट्रोल है, बड़ा प्लेटफॉर्म्स जो इसमें भी है, वो फिर अपर कास्ट और कॉर्पोरेट कंट्रोल ही है। सारे बड़े जो वेबसाइट्स हैं वो किसी न किसी बड़े मीडिया कंपनी के ही वेबसाइट्स हैं, जो कि यहाँ पर भी बहुत बड़े हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ये फिर वही है जिनके चैनल हैं, जिनके अखबार हैं। तो एक तरह से वो जो डोमिनेशन है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो गया है। वही संपादक जो अपर कास्ट के वहां होते थे, वैसे ही अपर कास्ट के संपादक अब डिजिटल स्पेस में भी हैं। सिर्फ एक खिड़की खुल गई है, जो बहुजन प्लेटफॉर्म्स की एक खिड़की और खुल गई है। मेरे ख्याल से एक और नया स्पेस बन गया है, लेकिन हमको ये इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि ये स्पेस अब डेमोक्रेटिक बन चुका है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत आपका भी आभार कि आपने एक खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रबुद्ध भारत शुरू किया था, तो वो महाराष्ट्र